नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी के लिए कल का दिन काफी खास है। कल वायनाड में चुनाव है, आप जानते हैं। दूसरे दौर की कल वोटिंग होनी है और उसमें वायनाड सीट भी शामिल है, जहां से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले बार 2019 में उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा था और वायनाड से वो जीते थे, अमेठी से हार गए थे। लेकिन इस बार चर्चा है कि अमेठी में भी राहुल गांधी फिर पहुंच सकते हैं। वायनाड चुनाव हो जाए, उसके बाद राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं। बहरहाल राहुल गांधी अमेठी जाएं, वायनाड जाएं, मोदी के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि राहुल गांधी इन चुनावों में हैं ही क्यों। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस समय आप मोदी के जितने भी भाषणों को सुन लें, उनके हर भाषण में, हर दूसरी लाइन में एक बड़ा हिस्सा जो रहता है वो राहुल गांधी को समर्पित रहता है। समर्पित इस तरह से कि वो हर किसी भी तरह से राहुल गांधी को ही कोसते हुए नजर आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नाम का ये शख्स उनकी सत्ता की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। राहुल गांधी को लेकर मोदी इतने डरे हुए रहते हैं कि उन्हें शायद सपनों में भी राहुल गांधी ही आते होंगे, क्योंकि अपने भाषणों में वो अपनी बात करते नहीं, अपने 10 साल के शासन की बात करते नहीं, अपनी उपलब्धियों की बात करते नहीं, बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करते नहीं। वो करते हैं बात तो केवल राहुल गांधी की, कि कैसे राहुल गांधी इस देश का नुकसान कर रहे हैं। किस तरह से नुकसान कर रहे हैं ये तो मोदी जी ही जाने, क्योंकि राहुल गांधी तो सत्ता में 10 साल से नहीं है और उसके पहले भी जब 10 साल यूपीए की सत्ता थी तब भी राहुल गांधी कोई मंत्री पद नहीं उनके पास था। वो किसी पद पर नहीं थे, वो एक सामान्य सांसद ही थे। लेकिन एक सामान्य सांसद रहते हुए भी राहुल गांधी ने अपनी राजनीति से जिस तरह बीजेपी और मोदी की नाक में दम किया हुआ इस तरह से कि राहुल गांधी बातों को एकदम खोलकर जनता के सामने रख देते हैं। और जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तब से तो ये तय मानिए कि मोदी की नींद उड़ गई। उन्हें लगा ही नहीं कि उन्हें अभी तक ये लगता था कि मेरे पास तो कोई मुझे चुनौती दे नहीं सकता। मोदी के सामने कौन, अगर ये बात उठेगी तो लोग पप्पू का, अगर जिस नाम से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी ने कर रखी थी, इतने हजारों करोड़ रुपए लगाए हुए थे, तो मोदी को यह लगता था कि नाम आएगा राहुल गांधी का और फिर मुझे अपने आप बढ़त मिल जाएगी। लेकिन इस चुनाव में तो ऐसा बिल्कुल होते हुए नहीं दिख रहा है। ये पहले चरण के दौर से साफ जाहिर हो गया है। और अब राहुल गांधी के भाषणों को भी आप सुन लीजिए तो उनके भाषणों में जो सीधी सच्ची बात होती है, बिना लाग लपेट के, और जिस तरह से बिल्कुल ठेठ अंदाज में, आम आदमी के अंदाज में वो अपनी बातें लोगों को के सामने रखते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। पहले तो वो अपनी यात्राओं के जरिए लोगों से जुड़े, उनके मन की बात सुनी तो लोगों को ये लगा कि एक शख्स है जो हमारी बात सुनता है, हमारी बात समझता है, हमारे दर्द को समझता है, महसूस करता है। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने उन लोगों से उन्हीं की तरह संवाद करना शुरू कर दिया, तब तो फिर मोदी के हाथ पैर अब कांपने लग गए हैं। आप पहले राहुल गांधी का ये एक बयान सुनिए जो कल उन्होंने दिया था अमरावती में, महाराष्ट्र में। उसके बाद हम और आगे बात करते हैं। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, ठकाठक 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 ठकाठक। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। 25 अरबपति बनाम करोड़ लाखपति, ये राहुल गांधी ने एक सीधा इक्वेशन जनता के सामने रख दिया, सीधा सा समीकरण कि चुनाव आपको करना है कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने 20-25 लोगों को अरबपति बनाया, लेकिन कांग्रेस की योजना है कि वो करोड़ों लोगों को लखपति बना देगी। किस तरह से बना देगी इसका भी खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये खुलासा हो ही चुका है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तो मोदी बहुत ज्यादा परेशान है। वो बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत तरीके से जनता के सामने उसको रखें, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, तो वो सच भी सामने आ जाता है और मोदी का झूठ पकड़ा जाता है। तो इस तरह से मोदी बार बार घिरे जा रहे हैं और इस समय राहुल गांधी उनके लिए एक दुःस्वप्न बन चुके हैं, जिसे नाइटमेयर कहते हैं, कि उनको डर लगने लगा है कि पता नहीं राहुल गांधी अब क्या बोल देंगे
और मोदी की मुसीबत बढ़ जाएगी। इसीलिए वो अपने भाषणों में पहले ही राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी अभी मुरैना में थे, मध्य प्रदेश के मुरैना में, और वहां भी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ऐसी बातें कही कि वो एक शहजादे हैं, और मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को मोदी के लिए भला बुरा कहने में मजा आ रहा है। उनकी भाषा को लेकर लोग सोशल मीडिया और टीवी पर चिंता जताते हैं, कहते हैं पीएम के लिए ऐसी भाषा बोलना ठीक नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है, दुखी मत होइए, वे नामदार हैं और हम कामदार हैं। नामदार कामदार के साथ सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हैं। मैं गरीबी से निकला हूं, 5-50 गालियां पड़ जाएंगी तो पड़ जाएंगी। अब देखिए, यहाँ मोदी फिर सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, खुद को गरीब बता रहे हैं। 2014 में उन्होंने चाय वाला बताया था, जबकि वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अब वो 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी गरीबी उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। और अब मंगलसूत्र और ये सब की चर्चा तो कर ही रहे थे, मांस मछली मटन अब वो नहीं बोल रहे हैं। अब मुस्लिम लीग भी नहीं बोल रहे हैं, अब वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर बांट देगी। मंगलसूत्र पर, महिलाओं के मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है, ये मोदी का कहना है। और आज उन्होंने फिर से राहुल गांधी को शहजादा बताया और ये बोल दिया, अब वो नामदार और कामदार की लड़ाई इस चुनाव को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मोदी अपने इन मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल के बदलते तेवर से मोदी की मुसीबत बढ़ चुकी है? आज इसी सवाल पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। अमलिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। अभी हमने राहुल गांधी की बाइट सुनी, और जो मोदी ने अभी मुरैना में कहा है, नामदार बनाम कामदार, आपको क्या लगता है अमलिंदु जी कि क्या मोदी अपनी मुसीबतें कम करने के लिए सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? क्या वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह से मैं बोलूंगा कि मुझे 50 गालियां और पड़ जाएंगी तो क्या होगा? तो क्या इस बार गालियां उनके लिए टॉनिक का काम करेंगी? सर्वमित्रा जी, एक तो मोदी जी के लिए गालियां जो टॉनिक का काम करना बंद कर चुकी हैं, ये हम लोग कर्नाटक में देख चुके हैं। कर्नाटक में भी यही कहा रोया गया था कि मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे गालियां दी जा रही हैं। कर्नाटक में वो गालियां जो दी जा रही हैं काम नहीं आया, हिमाचल प्रदेश में भी वो काम नहीं आया। तो कुल मिला के ये गालियों का टॉनिक जो है, ये टॉनिक मोदी जी के लिए अब काम नहीं कर रहा है। मोदी जी को कोई दूसरा टॉनिक अब तलाशना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि मोदी जी जिस तरीके से विचलित हो रहे हैं और जिस तरीके की बातें मोदी जी कर रहे हैं, वो कुल मिलाकर के मोदी जी की हताशा को और उनकी चिंता को, दोनों को दर्शाता है समिता जी। चूँकि लगातार जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, खासतौर से प्रथम चरण की जो रुझान आए हैं लोगों से बातचीत करके, उसमें साफ दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ समझे जाते थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त एक तरीके से कहा जाए वो शिकस्त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री की चिंता कुल मिलाकर के इस बात को है कि जो उनके गढ़ समझे जाते थे, अगर वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त मिल रही है, उनका हिंदू मुस्लिम का कार्ड अगर फेल हो रहा है, तो प्रधानमंत्री करें तो आखिर करें क्या? समस्या प्रधानमंत्री के सामने ये है कि कोई मुद्दा चल नहीं पा रहा है, किसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उसको चुनाव में जाना किन मुद्दों के आधार पे है। जबकि विपक्ष के पास मजबूत मुद्दे हैं और विपक्ष उन मुद्दों के आधार पे आगे बढ़ रहा है और वो मुद्दे ज़मीन पे काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मोदी जी की चिंता का सबब कुल मिला के यही है कि जो मुद्दे विपक्ष के हैं वो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, बीजेपी के मुद्दे ज़मीन पे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री का हताश होना भी स्वाभाविक है, और प्रधानमंत्री का रुदन कार्यक्रम और रुदाली उनकी जो है वो भी स्वाभाविक है। इसमें कोई फिर जो है आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार रोते रहते हैं, बहुत से प्रहसन वो करते हैं चुनाव के दौरान, वो प्रहसन उसी प्रहसन की श्रेणी उसकी जो उनकी तय कहा जाए, जो उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें ये रुदन भी शामिल है। तो अब रुदन शुरू हुआ है, आगे चल के और भी बहुत सी सारी चीज़ें आएंगी जो उनकी होती हैं। क्योंकि हिंदू मुसलमान का कार्ड उन्होंने खेल करके देखा पहले चरण के बाद, अब उनको समझ में आने लगा कि दूसरे चरण में भी ये जो है काम नहीं कर रहा है। तो अब वो अब जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, इस तरह की बातें अब उन्होंने करना शुरू कर दी। जबकि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र उसमें इस तरह की कोई बातें हैं ही नहीं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मित्रा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा खर्च जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर करना चाहिए, मोदी जी के ऊपर करना चाहिए। क्योंकि विज्ञापन पे तो कंजूसी बरत रही है कांग्रेस। हम लोगों को भी कोई विज्ञापन नहीं मिला है किसी भी पार्टी की तरफ से, लेकिन जो कंजूसी बरत रही है तो उस कंजूसी में से थोड़ा पैसा जो है मोदी जी के ऊपर खर्च करें। चूँकि मोदी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ना होकर के आजकल कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो गए हैं। बार बार जगह जगह जो है वो कांग्रेस का घोषणा पत्र बाँचते फिर रहे हैं। तो इससे अच्छा प्रचारक कौन मिलेगा कि सारा खर्च जो है भारतीय जनता
पार्टी कर रही है मोदी जी के ऊपर, तमाम मीडिया में भी खर्च किया जा रहा है और प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र का। अपने घोषणा पत्र में नहीं बता रहे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है ये मोदी जी जरूर बता रहे हैं। फिर जब मोदी जी बताते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है तो लोग खोज खोज के पढ़ते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र है क्या, फिर सारी चीज़ें सामने निकल करके आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर संमित्रा जी बात असल में यही है कि मोदी जी की कोई भी चाल जो है एक तरह से कहा जाए वो काम कर नहीं रही है। कांग्रेस के मुद्दे जो हैं और इंडिया गठबंधन के मुद्दे ज़मीन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो गठबंधन है, दोनों गठबंधन यानी कांग्रेस का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन, दोनों गठबंधन में ज़मीन आसमान का अंतर ये है कि कांग्रेस का जो गठबंधन है वो ज़मीन पे भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग उनके कार्यकर्ताओं के बीच भी हो चुकी है और जनता के बीच भी जो है इस गठबंधन को लेकर के सकारात्मक रुख है। जबकि बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें आपस में भी कोई तालमेल नहीं है और अभी तक उनकी कोई ज्वाइंट रैली भी नहीं हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन की 4 ज्वाइंट रैलियां हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई काफ़ी दिखाई पड़ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री का जो है ये रुदन कार्यक्रम अब शुरू हुआ है। कल तक जो प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमला कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे थे, वो हिंदू मुसलमान की बातों से अब नामदार कामदार पे आ गए। इसका मतलब संमित्रा जी प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि उनका विभाजन का एजेंडा, टुकड़े टुकड़े उनका एजेंडा जो है वो अब काम करने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अब इस क्रोनोलॉजी को अगर समझे मोदी के चुनाव की रणनीति को, तो फिर उसमें यही दिखाई दे रहा है। पहले उन्हें लगा कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा उससे शायद वोट मिल जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो अब वो उन्होंने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, अब वो रोने पर आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये कल की वोटिंग के बाद ये रोना बरकरार रहता है या इसमें कोई और नया एंगल जुड़ जाता है, कोई और उनकी नई भाव मुद्राएं जो है हमें मंच पर देखने मिलेंगी। और उनकी नाटकीयता से तो अब पूरे दुनिया में परिचित हो ही चुकी है। वो यहाँ ही नहीं रोए, वहां तक जाकर अपने आंसू बहा चुके हैं। हालांकि अब उन आंसुओं का सच जो है वो जनता भी देख रही है और जनता ये भी देख रही है कि इंडिया गठबंधन किस तरह से मजबूती से लड़ रहा है। तो मोदी के लिए तो मुसीबत पहले यही थी कि अकेले कांग्रेस से वो निपट नहीं पा रहे थे, उसके बाद इंडिया गठबंधन बन गया तो ये उनके लिए एक बड़ा डर साबित हुआ, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन बोल बोल के ये बता रहे हैं कि उन्हें इंडिया बोलने में भी अब डर लगने लगा है। और अब राहुल गांधी के ये जो बदलते हुए तेवर हैं, राहुल गांधी के पहले के आप भाषणों को सुने तो उसमें थोड़ा सा वो एक झिझक दिखाई देती थी, हिंदी को लेकर वो उतने सहज नहीं हो पाते थे या जनता से वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन और प्रियंका गांधी दूसरी ओर, वो शुरू से जनता से कनेक्ट करने की एक कला उनमें थी, वो भाषण देने की सहज कला उनमें थी, राहुल गांधी में नहीं थी। लेकिन एक जननेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपने आप को बखूबी निखारा है। पॉलिटिक्स की समझ उनमें थी, मुद्दों की समझ उनमें हमेशा से रही है, इसीलिए वो शुरू से नियामगिरी हो चाहे भट्टा परसौल हो, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह राहुल गांधी एक सांसद होते हुए भी वो हमेशा उन वर्गों की बात करते थे जो समाज में दलित, पिछड़े या किसी तरह से वंचित और शोषित हैं। लेकिन राहुल गांधी की बातें उस समय उतना असर नहीं कर पाती थी और वो लोगों को अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाते थे। लेकिन कोरोना के बाद से हमने देखा है, जब राहुल गांधी ने लोगों के बीच जाना शुरू किया, उनसे संवाद शुरू किया, उसके बाद वो अलग अलग वर्गों के लोगों से मिले, तो अमरिंदु जी आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की छवि में ये जो बदलाव आया है या जो राहुल गांधी ने एक अपने आप को जननेता के तौर पर स्थापित किया है, क्या इसमें बड़ा हाथ, मतलब राहुल गांधी जो अलग अलग वर्गों के लोगों से मिले, केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नहीं मिले या सीधे वो उन्होंने रैलियां नहीं की, बल्कि कभी हमने देखा वो कुलियों के बीच गए, कभी वो बढ़ई लोगों के बीच गए, कभी वो मजदूरों के बीच गए, किसानों के बीच गए, अलग अलग लोगों के बीच वो जाकर और उनसे उनकी बातें कर रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे हैं। तो क्या इससे राहुल गांधी को उनकी संवाद शैली में ये जो परिवर्तन, बदलाव हम देख रहे हैं, क्या ये इसका नतीजा है अमरिंदु जी? निश्चित तौर पर संमित्रा जी इसका नतीजा है ये कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोगों से संवाद किया है और ख़ासतौर से जो उनकी 2 यात्राएं निकली, पूरे देश भर को उन्होंने नापा और तमाम लोगों से जो उनका संवाद हुआ, तो एक तरीके से कहा जाए कि जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरा ये है कि संमित्रा जी कि राहुल गांधी जिस तरीके से बात करते हैं, अब वो जनता से सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं खुद को और उसी की भाषा में कहा जाए उसकी संवाद शैली में जाकर के अब बात कर रहे हैं राहुल गांधी। और ये भी उनकी संवाद शैली में जो परिवर्तन आया है वो निश्चित तौर पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से लगातार लोगों से संपर्क किया, लोगों से बातचीत की, लोगों को सुना, वो जाकर के आया। दूसरा ये है कि संमित्रा जी राहुल गांधी जो बोलते हैं उसमें कहीं भी उनके मन की बात जो है वो उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके प्रधानमंत्री जो है वो एक तरफा डायलॉग करते हैं, एक तरफा संवाद करते हैं, जो प्रधानमंत्री की मन की बातें होती हैं। राहुल गांधी जो बातें करते हैं वो जनता की बातें होती हैं और जनता
के मन की बातें एक तरीके से होती हैं। राहुल गांधी ने जिन भी मुद्दों को उठाया उनमें कहीं भी ये नहीं है कि मेरा मुद्दा ये हो, सारे मुद्दे वो हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। और इसीलिए शर्मिष्ठा जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है प्रधानमंत्री की लाख बुराई करने के बावजूद जन जन तक पहुंच गया, और इसीलिए पहुंच गया चूंकि राहुल गांधी पहले जनता से संवाद कर चुके थे, और राहुल गांधी जिस भाषा शैली में जनता से बात कर रहे हैं वो जनता की भाषा शैली, और मुद्दे भी वो जो है वो जनता के ही मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने कहा भी था उस घोषणा पत्र के जारी होते वक्त कि ये जो भी इसमें है हमने इसको सिर्फ पेन डाउन किया, यानी हमने इसको सिर्फ लिखा है, मुद्दे जो भी आए हैं और इसमें जो भी बातें आई हैं वो सारी हमने आपसे यानी जनता से ही ली है, और जनता ने हमको ये बताया है। तो ये एक साफ जो अंतर साफ दिखाई पड़ता है वो राहुल गांधी को बहुत आगे जा करके लेकर के जाता है कि किस तरीके से राहुल गांधी जनता के मुद्दों की बातें जनता की भाषा में और जनता से कर रहे हैं, और जनता उसको सीधे सीधे समझ रही है। सोशल मीडिया पे शर्मिष्ठा जी तमाम तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो उन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है यानी कॉर्पोरेट मीडिया है, उसके भी बहुत से जो संवाददाता जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ज़मीन पर जाकर के उनकी भी वो वीडियोस जो है वो वायरल तमाम तरीके से हो रही है, किस तरीके से जनता राहुल गांधी के मुद्दों को समझ रही है और किस तरीके से सवाल उठा रही है। जाहिर सी बात है शर्मिष्ठा जी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री ने एक यूट्यूबर को इशारों में कहा था कि बहुत से लोग वो जो डंडा लेकर के घूमने लगते हैं माइक जैसा, उन्होंने जाकर के माई से पूछा नमक को लेकर के जो उन्होंने बताया था। इसका मतलब शर्मिष्ठा जी ये है कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया पर भी आम जनता जो कह रही है इसका मतलब प्रधानमंत्री उसको मॉनिटर करते हैं, और प्रधानमंत्री को ये बातें समझ में आ गई हैं कि जनता अब बातें क्या कर रही है और चुनाव किस दिशा में जा रहा है और जनता क्या मुद्दे उठा रही है। चूँकि उन मुद्दों के जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो प्रधानमंत्री को अब ये नामदार और कामदार बातें करने के अलावा और कोई चारा कुल मिलाकर के बचता नहीं है। तो शर्मिष्ठा जी, प्रधानमंत्री की जो परेशानियां हैं वो प्रधानमंत्री की परेशानियां, नरेंद्र मोदी की परेशानियां और भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां जो हैं वो अच्छे तरीके से समझी जा सकती हैं कि उनकी परेशानियां क्या है, और यही जो है वो राहुल गांधी की बढ़त है कि प्रधानमंत्री भी अब समझने लगे हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल, राहुल गांधी को बढ़त मिल चुकी है, ये बात अब मोदी समझ रहे हैं और इसीलिए उन्हें अब डर लग रहा है और इसीलिए उनकी भाषा में और गिरावट आ रही है। अभी मुरैना में मोदी शिकायत तो ये कर रहे थे कि मेरे लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों से बोल रहे थे कि आप इससे परेशान नहीं होइए, लेकिन उन्हें ये समझ में शायद नहीं आ रहा है कि लोग इस बात से परेशान नहीं है कि मोदी के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, लोग इस बात से परेशान है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और अभी मंगलसूत्र पर हम बात कर रहे थे कि क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मोदी ने मंगलसूत्र पर एक अलग ही अभियान छेड़ रखा है और वो जहां जा रहे हैं वो मंगलसूत्र को लेकर महिलाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद आज या कल शायद उन्होंने ये भी कह दिया कि मोदी का सिर फोड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। अब बताइए, वो सिर फोड़ने की बात हो गई, मतलब कहां से क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला, लेकिन मैं नहीं डर रहा हूं क्योंकि मेरी माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। अब देखिए, अभी तक तो यह होता था कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप माताओं बहनों की रक्षा कीजिए। मणिपुर की महिलाएं हैं, महिला पहलवान हैं, चाहे यूपी में जो कन्नौज और उन्नाव की जो घटनाएं हुई हैं, चाहे कठुआ की घटनाएं हुई, ये सारी घटनाएं इसीलिए हुई क्योंकि प्रधानमंत्री रक्षा कवच के तौर पर काम नहीं कर पाए। और अभी भी प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप ही मेरी रक्षा कर लीजिए। तो ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और क्यों रो रहे हैं मोदी, इस बारे में भी कल राहुल गांधी ने एक बड़े मजेदार ढंग से उसे कहा है, उसको सुन लेते हैं एक बार। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है।
जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल गांधी का एकदम अलग अंदाज। राहुल गांधी अमूमन इस तरह की भाषा नहीं बोलते, इस तरह के अंदाज में वो बात नहीं करते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि जनता को इसी तरह की बातें शायद वो जल्दी समझ पाती है और उसको समझ में आ जाता है कि कोई क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए अब राहुल गांधी के अंदाज बदल गए हैं और उन्होंने अब बता दिया है कि मोदी क्यों घबराए हुए हैं और इस बार कैसे उनकी नैया पार नहीं होने वाली है। वो साफ साफ बोल रहे हैं अमलेंदु जी कि अब इस बार चुनाव में उसके बाद उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी राहुल गांधी ने यहाँ जो बोला, तो इस समय जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इसीलिए मोदी घबराए हुए हैं, आप इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सही कह रहे हैं राहुल गांधी की मोदी वाकई इसी बात से घबराए हुए हैं? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो गया, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पहले 2-3 इंटरव्यूज में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं यही सही है और हम तो इसीलिए लाए थे, और जो लोग अभी इस पर नाच रहे हैं या मुद्दा उठा रहे हैं वो लोग बाद में पछताएंगे, इस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी ने कही थी। लेकिन अब क्या ऐसा लग रहा है कि खुद उनके पछताने का वक्त आ रहा है अमलेंदु जी? निश्चित तौर पर समित्रा जी, प्रधानमंत्री ने जो पछताने की बात कही थी वो खुद के ही पछताने की बात कही थी, उन्हें पछताना अब लगता है शुरू कर दिया है, क्योंकि जो जिस तरीके की भाषा बिगड़ दी। हालांकि राहुल गांधी ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, एक तरीके से कहा जाए तो वो एक मतलब ठीक है, एक रवानगी में वो चीज़ें निकल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। प्रधानमंत्री के स्तर पे तो राहुल गांधी पहुंच ही नहीं सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को अपने स्तर से भी थोड़ा नीचे नहीं जाना चाहिए था कुल मिलाकर के, तो ये है। लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे किसी हाल में जो है वो मतलब कहा जाए कि वो प्रधानमंत्री की चिंता के विषय हैं, जाहिर सी बात है। और प्रधानमंत्री की घबराहट जो है वो निश्चित तौर पे इसी बात को लेकर के, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी अब जनता के बीच में रहा। शर्मिष्ठा जी, आप कहीं भी जाइए, आम जनता से बात कीजिए, लोगों की एक बात तो समझ में आ रही है, जिसको ये समझ में नहीं आता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैसे आता था, उसकी टेक्निकलिटी जो नहीं जानता, लेकिन आम आदमी भी ये कहता हुआ आपको मिल जाएगा कि बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी चोरी की है, कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है, ये कहता हुआ आपको आम आदमी मिल जाएगा। आप सड़क पर निकल जाइए, 10 लोगों से बात कीजिए, 10 में से 8 इस तरीके की बात कहने वाले आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक समझे जाते हैं, उनसे भी अगर बात की तो वो भी ये कहते हैं कि हाँ, इसमें अनियमितताएं बहुत ज़्यादा हुई हैं और मामला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है कुल मिलाकर के। अब ये अनियमितताएं कैसे हुई हैं, किसने की हैं, इससे आम जनता को मतलब नहीं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि हाँ, बीजेपी ने कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उसका बचाव करने की शुरू में कोशिशें की, वो उनको समझ में आ गया कि इस तरीके का बचाव अब नहीं हो पा रहा है और ये उल्टा भारतीय जनता पार्टी के गले में पड़ जा रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री जितना उसकी सफाई देने की कोशिश करते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ती जाती है कि आखिर मोदी जी की पार्टी ने गड़बड़ क्या की है जिसमें मोदी जी को इतनी सफाई देनी पड़ रही है। तो मोदी जी ने उस पर सफाई देना बंद कर दिया। मोदी जी ने अपनी डायरेक्शन जो है, अपनी दिशा ट्रैक अपना वो चेंज कर दिया है। तो मोदी जी उस पर ट्रैक पे जाना नहीं चाहते जिस पे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो। चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है वो कारस्तानियाँ वो खुल करके आने लगेंगी, उस पर तमाम बातें होने लगेंगी। लेकिन विपक्ष इसकी लगातार बात कर रहा है। आप देखिए, कल अखिलेश यादव की कहीं रैली थी, वो भी इसको लेकर के बात कर रहे थे कि किस तरीके से घोटाला हुआ। तेजस्वी यादव इस पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उद्धव ठाकरे इस पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, स्टालिन इस पर सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी तो लगातार और खड़गे तो लगातार इस पर बातें कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा एक बना हुआ है कि किस तरीके से बीजेपी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई बड़ा घपला या घोटाला किया है। ये बात अब जनता के बीच पहुंच चुकी है। दूसरा, जो संविधान बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जिसको बार बार कह रहे हैं, और पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को लगातार कह रहा है कि ये लड़ाई जो है संविधान बचाने की लड़ाई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो भुवनेश्वर में यहाँ तक कह दिया था कि ये आखिरी चुनाव है, अगर आपको चाहते हो आगे चुनाव हो तो इस समय इस देश को बचा लो। यानी कि ये बात शर्मिष्ठा जी आम जनता के बीच अब पहुँच चुकी है कि बीजेपी अगर सरकार में आती है फिर से तो ये संविधान को बदलेंगे, महंगाई और बढ़ाएंगे। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 20-25 पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात आम जन तक पहुंच चुकी है कि मोदी जी जो है खासतौर से वो अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम करते हैं, उन्हीं के हित में वो सारी योजनाएं बनाते हैं और सारी नीतियां और सारे कानून उन पूंजीपति मित्रों के हित के लिए बनाए जा रहे हैं। लोगों की ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। तो ये प्रधानमंत्री की अब चिंता का सबब बन गया है। राहुल गांधी जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, अब वो हमले देखिए, इस देश की राजनीति में
राजनेता वो पसंद किया जाता है खास तौर से कि जो सीधे सीधे बात करे और सीधे सीधे हमले करे। मोदी जी अभी तक जो क्या बताया जाता है कि मोदी जी बड़ा जनता से कनेक्ट करते हैं, बड़ी उनकी डिलीवरी डायलॉग डिलीवरी है और जनता से सीधे कनेक्ट करते हैं, बड़े अच्छे ऑडिटर हैं। अच्छे ऑडिटर क्या है मोदी जी? मोदी जी जो है नीचे स्तर पर जाकर के सीधे सीधे सामने वाले के ऊपर हमले करते हैं। मोदी जी की यही ऑडिटरी है। उसके अलावा मोदी जी की भाषण कला और क्या है मोदी जी के भाषण में? कुछ नहीं है। तथ्य क्या है मोदी जी की बातों में? कोई सार है? मोदी जी अगर 1 घंटा सवा घंटा बोलते हैं तो उसमें आपका लब्बो लुआब क्या होता है? लब्बो लुआब यही होता है कि मोदी जी ने विपक्षियों के ऊपर बिलो द बेल्ट हमले किए। लेकिन राहुल गांधी अब जिस तरीके से हमले कर रहे हैं शर्मिष्ठा जी, तो राहुल गांधी के लिए भी कहा जा रहा है कि ये भी बहुत अच्छे से करेक्ट कर रहे हैं, इनकी भी ऑडिटरी अच्छी हो गई है, अब ये भी अब जनता से सीधी बातें कर रहे हैं। तो मोदी जी के ऊपर सीधे हमले, प्रधानमंत्री को ये आशा नहीं थी कि 1 वर्ष के अंदर इस तरीके से माहौल बदल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जिसको अभी तक बच जाते थे, अपनी सारी कार्यस्थलियाँ बचा लेते थे कि मुझको गालियाँ दी गई हैं, मुझको कोसा जा रहा है और रोने जो लगते थे, अब वो काम नहीं कर रहा है। वो काम इसलिए नहीं कर पा रहा है कि पिछले 1 वर्ष के दौरान राहुल गांधी जिस तरीके से सड़कों पर रहे और जनता से उन्होंने संवाद किया और लगातार जनता के बीच बने रहे, उससे जनता के बीच अब ये बातें पहुंच गई हैं और राहुल गांधी अब जनता से सीधे सीधे बात कर रहे हैं। जनता उनकी बातों को अब सीधे सीधे समझ रही है। तो मोदी जी की परेशानी इसीलिए बढ़ती जाती है लगातार कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो अब जनता के सीधे दिलों में उतर रहा है। प्रधानमंत्री 10 वर्षों से लगातार जनता से कटे हुए सिर्फ मन की बातें कर रहे हैं, अपने पूंजीपतियों से मिलते हैं, जनता से मिलना उनका बंद हो चुका है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, विधायक और मंत्री हैं, उनसे भी कई महीनों तक प्रधानमंत्री की मुलाकातें नहीं होती हैं। इस तरीके की खबरें लगातार आती रहती हैं, ये चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। तो जब प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसदों और कार्यकर्ताओं से और विधायकों से और मंत्रियों से ही अगर नहीं मिल पाते हैं तो जनता से किस तरीके से उनका कनेक्ट होगा? तो जाहिर सी बात है कि 10 वर्षों में देश जबरदस्त तरीके से बदला है। निश्चित तौर पे मोदी जी ने इसको बदला है, हालांकि वो किस दिशा में बदला है वो अलग का मसला है कि वो किस दिशा में बदला गया है देश, लेकिन वो जो देश बदला है उस देश ने अब नरेंद्र मोदी से सवाल करना शुरू कर दिए हैं। 10 वर्षों में बदलाव अब ये आया है। 10 वर्ष पहले जो लोग मोदी से सवाल नहीं करते थे वही लोग अब मोदी से लगातार सवाल कर रहे हैं और मोदी जी की चिंताएं अब ये बढ़ती जा रही हैं कि लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जो सवाल उछालते हैं उन सवालों को अब जनता जो है वो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जनता के बीच जाते भी हैं, उनसे अब सीधे सीधे वो सवाल करने लगी शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि बीजेपी उम्मीदवार पहुंचे हैं वोट मांगने, तो कहीं तो लोगों ने उन्हें घुसने ही नहीं दिया। जैसे हरियाणा में हुआ कि किसानों ने कहा कि आपने हमको दिल्ली नहीं आने दिया, अब हम आपको अपने गांव में नहीं आने देंगे। उसके बाद ये यूपी में कई जगह ऐसा हुआ कि लोगों ने उनसे सवाल पूछ लिए, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, पीने के पानी को लेकर सवाल पूछने लगे और ये पूछने लगे कि पिछले 5 साल आपने क्या किया, और कहीं कहीं तो ये कि आपने 10 साल क्या किया। मैं एक क्लिपिंग देख रही थी, उसमें यह भी था कि एक पत्रकार ने पूछा एक महिला से कि आप मोदी के भाषण को सुनते हैं तो उसमें क्या समझते हैं? हम तो वो बोलना शुरू करता है क्योंकि वो झूठ बोलता है। तो अब ये होने लगा है कि मोदी की बातों पर यकीन अब लोगों का उठता जा रहा है। और जो 10 सालों में बदलाव आया, तो अमलेंदु जी 10 साल पहले यानी 2014 के चुनाव में मोदी जब सत्ता में आना था उन्हें, तो बीजेपी उस समय बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात करती थी, और अब उन मुद्दों पर बीजेपी बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहती और न ही मोदी इन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्होंने देश में विकास कर लिया है, लेकिन जिन लोगों के जेबें खाली हो चुकी हैं और जिनके घर में बर्तन और जेवर तक जिनको गिरवी रखना पड़ा है, वो लोग जानते हैं कि इन 10 सालों में नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन और इन सब के कारण कितनी ज्यादा आर्थिक तकलीफों से लोग गुजरे हैं। उसके अलावा सांप्रदायिक नफरत का उन लोगों ने दंश झेला है। उसके अलावा किसान हो या मजदूर हो या महिलाएं हैं, सब लोगों ने या जो बच्चे हैं, छात्र जो हैं, जो लोग परीक्षा देने जा रहे थे, जिनके पेपर लीक हो गए, जिन लोग ने नौकरी के लिए मांग की, उन लोगों को किस तरह से खदेड़ा गया। ये सब बातें मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ अमलेंदु जी, क्योंकि आज सत्यपाल मलिक ने एक ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जो रहे हैं, और उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया था पुलवामा को लेकर कि मोदी को ये कहा गया था कि सैनिकों को एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन एयरलिफ्ट नहीं किया गया और फिर वो 40 सैनिक जो है वो मारे गए इस बुरी तरह से। तो उन्होंने सीधे सीधे इल्जाम लगाया। उसके अलावा भ्रष्टाचार का आरोप भी सत्यपाल मलिक ने लगाया। किसान आंदोलन के समय भी सत्यपाल मलिक लगातार मोदी पर सवाल उठाते रहे, और आज उन्होंने ये ट्वीट किया है कि कल वोट देने आपको जाना है, तो वोट देने जाने से पहले एक ये वीडियो देख लीजिए। और फिर अपने ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें दिख रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है,
पुलवामा में कैसे अर्थियां उठी, कैसे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, कैसे महिला पहलवानों को संसद के उधर रास्ते पर घसीटा गया, और कैसे बच्चों जो परीक्षा के लिए मांग कर रहे थे या यूपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उन लोगों पर कैसे लाठियां भांजी गई। ये सारे वीडियो उन्होंने डाले और उन्होंने कहा कि ये सारे वीडियो को देख लें, याद कर लें कि आपके साथ क्या हुआ है, और उसके बाद आप अपने विवेक से अपने वोट का इस्तेमाल करें। आप पर जो चोट पड़ी है उसका जवाब आप वोट से दें, ये सत्यपाल मलिक ने कहा है। तो ये इनका बहुत बड़ा ट्वीट आया है, जिससे मेरा ख्याल है कि एक बड़ा वर्ग जो है कल के उसमें प्रभावित हो सकता है। तो मोदी की मुसीबतें अकेले राहुल गांधी नहीं बढ़ा रहे, बीजेपी के जो पूर्व साथी हैं, या जैसा कि आप कह रहे हैं अमलेंदु जी की बीजेपी के नेता ही जो अब मोदी से नहीं मिल पा रहे हैं, बीजेपी में भी एक असंतुष्टों का वर्ग बड़ा तैयार हो गया है, और ये सब लोग मिलकर मोदी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। और इन सब के ऊपर सबसे ये मैं कहूं कि मोदी अपनी मुसीबत खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जो झूठ बोल रहे हैं उसके बाद अब कांग्रेस उन झूठों का पर्दाफाश कर रही है और साथ ही साथ मोदी को चैलेंज भी कर रही है। अभी जयराम रमेश ने आज एक प्रेस वार्ता की, उन्होंने एक बयान दिया है, उस बयान को हम सुनते हैं। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में जो उनका प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है, फिर भी पहली बार प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को इतनी और इस तरीके से पब्लिसिटी दे रहे हैं। जयराम रमेश ने ये बताया कि कैसे प्रधानमंत्री उनके न्याय पत्र को पब्लिसिटी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था इस बयान में कि वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और अब वो ऐसी ऐसी बातें इसमें ढूंढ कर ले आए हैं जो कहीं से है ही नहीं। क्योंकि हम लोग इसके पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि जो भी इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही है वो कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा कि आपकी संपत्ति छीनकर दूसरों को बांट दी जाएगी, ये कहीं नहीं लिखा कि इसमें मुस्लिम लीग की तरह कोई सोच है। लेकिन मोदी ने शुरू से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जो कुछ कहा, अब कांग्रेस उसका जवाब दे रही है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी से समय मांगा कि आप हमें मिलने का वक्त दीजिए तो हम आपको बताएं कि आप क्या गलतफहमियां हैं आपके मन में। और अब जयराम रमेश ने भी बोला कि मैं चुनौती देता हूं कि आप आइए और हम आपको बताते हैं। तो क्या अमरेंदु जी मोदी अपनी मुसीबत खुद बढ़ा रहे हैं झूठ बोलकर? क्योंकि ये तो पुरानी कहावत है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ, और मतलब एक झूठ को सही साबित करने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अब एक बार उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत बता दिया, तो अब वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए और गलत बातें बोले जा रहे हैं, जिसका खुलासा भी अब होते जा रहा है। देखिए समिता जी, मोदी जी को लगता ये है कि शायद वो जो बोलते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाती है, दूसरी बात सुनी नहीं जाती है। लेकिन मोदी जी ये नहीं जानते हैं कि अब देश जो सारी बातें सुन रहा है, तो मोदी जी जो बोलते हैं वो मोदी जी बोल के सोचते हैं कि निकल जाएंगे, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। दूसरे लोग जो बोलना शुरू करते हैं उनको फिर ज़्यादा सुना जाता है। अब ये चैलेंज मोदी जी को बाबा दिया जा रहा है कि आओ इस पे न्याय पत्र पे बात कर लो। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई समय दीजिए, हम आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, और फिर आप बताइए। अब जयराम रमेश ने भी चुनौती दी, पवन खेड़ा ने भी चुनौती दी। तो ये जो चुनौतियां लगातार मिल रही हैं, मोदी जी उस चुनौती को स्वीकार कर पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि मोदी जी अब पता नहीं कितने पढ़े लिखे, मुझे नहीं मालूम कितने पढ़े लिखे हैं मोदी जी। हालांकि डिग्री उनकी जो है वो पॉलिटिकल साइंस में, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में बताई जाती है, लेकिन वो डिग्री अकेली उन्हीं के पास है, पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। वो तो उन्हीं के लिए स्पेशली बनी होगी वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो MA की डिग्री जो है। लेकिन जितना भी पढ़े लिखे हों, अंग्रेजी पढ़ पाते नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी पढ़ पाते नहीं पढ़ पाते हैं, या गुजराती पढ़ पाते हैं। बहरहाल वो न्यायपत्र सभी भाषाओं में है, जिस भाषा में वो समझते होंगे उसमें उनको समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री को मुझे लगता है ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक अकेले सब पर भारी हैं, संसद में बहुत जोर से दहाड़ते हैं, 56 इंच का सीना है। तो ये चुनौती उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मैदान में आकर के मिलते हैं, इस न्यायपत्र पर बात करते हैं। तो मोदी जी जो बातें कह रहे हैं उसके जवाब सुने, फिर मोदी जी क्या क्या बातें होती हैं, मोदी जी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अखाड़े में उनको उतरना पड़े, क्योंकि वो उस अखाड़े के पहलवान हैं जिसमें कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होता है जी। तो जिसमें दूसरा प्रतिद्वंदी होता है तो मोदी जी फिर उस अखाड़े में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो समस्या मोदी जी की यही है कि वो चाहते हैं कि वो एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक प्रधानमंत्री, एक नेता, एक पार्टी, सब कुछ यही रहे, दूसरा कोई नहीं रहे। तो ये उनकी समस्या है। तो उनकी समस्या अब देश की समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो समिता जी ये हो गई है, पहले मोदी जी की समस्या देश की समस्या समझी जाती थी, लेकिन 10 वर्षों में जैसा मैंने कहा देश काफ़ी बदल गया है। तो ये प्रधानमंत्री का अपना संकट है। कुल मिला के
शर्मिष्ठा जी की जो समीकरण इस समय बन रहे हैं, उन समीकरणों में प्रधानमंत्री अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आते हैं और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आखिर किन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाना है। पहले चरण का मतदान हो चुका, दूसरे चरण का मतदान कल है। आज भी प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो किन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। क्या आपने उनके पिछले दिनों जो भाषण सुने हैं पूरे 1 महीने के दौरान, क्या कोई भी सुधी व्यक्ति ये बता सकता है कि प्रधानमंत्री के इस भाषण में चुनाव का मुद्दा क्या है जिसमें प्रधानमंत्री चुनाव में जाना चाहते हैं, और उन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, उसकी क्या पॉलिसीज हैं जो कांग्रेस की नीतियां नहीं हैं, तो इस आधार पर प्रधानमंत्री जो है चुनाव में जाना चाहते हैं। 10 वर्षों तक आपकी सरकार रही है, 10 वर्षों में आपने क्या काम किया? क्या आपने देश की जनता को बताया कि 10 वर्षों में हमने ये काम किए और इसके आधार पे हमको आप वोट दीजिए? आप आज भी वोट मांग रहे हैं किस नाम पे कि कांग्रेस बड़ी खराब है। अरे ठीक है, कांग्रेस खराब है भाई, तो कांग्रेस खराब होने के नाम पे आपको 2 बार वोट मिल चुके, लेकिन आप बहुत अच्छे थे, तो आपने जो अच्छे काम किए वो तो देश को बताओ कि आपने 10 वर्षों में ये अच्छे काम किए। जी जी, अच्छे दिन लाने का आपने वायदा किया था, वो अच्छे दिन कहाँ तक पहुंचे ये तो बताया जाए कि 7 रेस कोर्स जो है वो अब लोक कल्याण मार्ग जो हो गया है वहाँ से बाहर निकले, वो अच्छे दिन की नहीं निकले। इस देश की जनता तक अच्छे दिनों की जो है धूप थोड़ी सी पहुंची कि नहीं पहुंची, तो ये तो देश को बताइए आप। ये बताने के लिए चूंकि नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, तो प्रधानमंत्री को अपनी ये गप जो है वो सुनानी पड़ रही हैं, ये कथाएं जो प्रधानमंत्री को सुनानी पड़ रही हैं, और इन कथाओं के जरिए चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। चूँकि ये देश का चुनाव है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों के आधार पर होते हैं। इस देश जो है ये इस चुनाव के जरिए ये तय करता है कि आने वाली सरकार जो होगी वो किन नीतियों पे काम करेगी, देश के लिए जो है वो किस नीतियों के आधार पे काम करेगी, और जो कानून बनाए जाएंगे या जो नीतियां बनाई जाएंगी, सरकार जिनको लेकर के काम करेगी, वो जनता को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगे। अभी तक जो सरकारें रहीं, अभी तक जो दल लड़ते रहे, यहाँ तक कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी भी इससे पहले जो चुनाव लड़ती रही है 2014 से पहले, उसमें भी वो कहीं ना कहीं वो कुछ मुद्दों की बातें किया करती थी। भले ही वो मुद्दे जनता के हो या नहीं हो, या भारतीय जनता पार्टी के वो अपने मुद्दे हो, लेकिन मुद्दों की बातें होती थी। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की बातें करनी पड़ती थी, लेकिन आज तो मुद्दों की कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई मुद्दा है ही नहीं। तो जनता के जो मुद्दे हैं, अब जनता अपने मुद्दे जो उठा रही है, जनता अपने मुद्दों पे वोट करने जा रही है। नरेंद्र मोदी की परेशानी, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी कुल मिला के समझता यही है कि जनता अब सवाल पूछने लगी है, जनता अब अपने मुद्दों पे बात कर रही है। जनता पूछ रही है कि आपको जिन आशाओं के साथ हमने 2 बार चुन करके भेजा था, हमारी उन आशाओं का क्या हुआ, वो हमारी आशाएं कब पूरी होंगी? मोदी जी इस बात का जवाब दीजिए। और चूँकि मोदी जी जवाब देना जानते नहीं हैं, क्योंकि वो मन की बातें करते हैं, एक तरफा संवाद करते हैं, तो मोदी जी का ये मन की बातें जो हैं वो मोदी जी को भारी पड़ने वाली हैं। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल मन की बात मोदी ने सोचा नहीं होगा कि 10 साल पहले जब उन्होंने शुरू की थी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब उनकी मन की बात उनके गले की फांस बन जाएगी। और अब जनता जवाब मांग रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्षों से जवाब मांगा है। मुद्दा वही है, धर्म और हेट स्पीच और बंटवारे का, जिसके खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने शिकायतें की। कांग्रेस की शिकायत थी कि मोदी जो है अपने भाषणों में धर्म का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में भेद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंगलसूत्र को लेकर या मुसलमानों में संपत्ति बांटने वाले जो उनके बयान आ रहे हैं, और उसके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की थी। और इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर शिकायत दर्ज की थी कि तमिलनाडु में उन्होंने भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश की। ये शिकायत बीजेपी की है राहुल गांधी के खिलाफ। तो चुनाव आयोग से इंतजार तो था ही कि कब चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा, कब वो मोदी को कोई नोटिस जारी करेगा। मोदी को तो नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों को नोटिस दिया गया है कि आप 29 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करें। अमरेंदु जी, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी को तो शायद खड़गे जी बोल भी दें कि भाई अब आप अपने भाषा पर थोड़ा संयम रखिए और हमको ऐसा ऐसा नोटिस मिला, और वो अपना जवाब भी शायद दे ही देंगे। क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पहली बात तो ये, वो चुनाव आयोग में क्या जवाब दाखिल कर सकते हैं? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मोदी को ये बोलने से रोक सकते हैं कि भाई साहब अब आप रुक जाइए, अब आप इस तरह की बातें मत करिए क्योंकि अभी हमारे लिए मुसीबत खड़ी होगी? जेपी नड्डा क्या बोलने की इतनी दम दिखा पाएंगे? शर्मिष्ठा जी, जेपी नड्डा तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में नहीं है। चुनाव आयोग ने नोटिस भी गलत पते पर भेज दिया है, उसको सही पते पर भेजना चाहिए था। वो 7 लोक कल्याण मार्ग के पते पर भेजना चाहिए था, वो उसने जो वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पते पर भेज दिया है, तो वो गलत एड्रेस भेज दिया है। चुनाव आयोग भी जो खूब खेल कर रहा है इस समय, मतलब गलत पते पे चिट्ठियाँ भेजी जा रही हैं, फिर कहा जा रहा है कि चिट्ठियाँ जो है वो सही पते पे पहुँचती नहीं है। अरे भाई, चिट्ठियाँ सही पते पे तब पहुँचेंगी नहीं जब उन्हें पता सही लिखा होगा, तो आप गलत पते पे लिख करके चिट्ठी भेजी क्यों रहे? अब जेपी नड्डा की बेचारे की पार्टी में क्या हैसियत है? अमित शाह उनका हाथ पकड़ के झटक देते हैं, मंच पे पीछे कर देते हैं कि चलो पीछे हटो, फोटो में फ्रेम से बाहर जाओ।
तो अब जी। जेपी नड्डा क्या करेंगे बेचारे? पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, कानूनी तौर पे पार्टी के अध्यक्ष वही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग में मजबूरी है देना कि भाई एक अध्यक्ष हमारा भी है, वरना तो सब कुछ मोदी जी हैं। तो दूसरी बात शर्मिष्ठा जी ये है कि चुनाव आयोग ने जो पार्टियों को नोटिस इशू किए वो पार्टियों को नहीं, व्यक्तियों को होने चाहिए, क्योंकि भाषा व्यक्तियों की गिर रही है। मान लीजिए अगर राहुल गांधी भी कोई गलत बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना अपनी हैसियत से, या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो अपनी हैसियत से कर रहे हैं। इसका मतलब चुनाव आयोग ने जो है वो ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जग गया है, लेकिन वो गलत तरीके से जगा हुआ है, ये भी वो बता रहा है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे नोटिस इशू कर रहे हैं, तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए उसने दोनों पार्टियों को नोटिस इशू कर दिए। कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है शर्मिष्ठा जी। बाकी अब चुनाव आयोग है कितना स्वतंत्र है, कितना निष्पक्ष है, ये तो सब दुनिया देख रही है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं और आम जनता के बीच भी आप जाकर कहीं देखिए तो लोग यही बातें करते हैं कि ये चुनाव आयोग जो है ये बिल्कुल मृत चुनाव आयोग है एक तरीके से, और ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कहा जाए अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है। आम आदमी इन बातों को कर रहा है, ये हमारी तरफ से अपनी कोई बातें नहीं है, ये आम आदमी जो बातें कर रहा है उन्हीं बातों को हम यहाँ पे कुल मिलाकर के रख रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग को देखना है कि उसकी प्रतिष्ठा किस तरीके से गिर रही है। और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा अगर शर्मिष्ठा जी गिरती है तो ये उसमें एक संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चूंकि चुनाव आयोग वो संस्था है जो इस लोकतंत्र की जो मूल धुरी है, चुनाव प्रक्रिया, उसको संचालित करता है। और अगर उसकी निष्पक्षता को लेकर के कोई संदेह उठेंगे, उसकी निष्पक्षता पर अगर सवाल उठेंगे और ये कहा जाएगा कि चुनाव प्रक्रिया जो पूरी तरीके से पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है, तो ये फिर लोकतंत्र की जो है प्रतिष्ठा पे प्रश्न उठेंगे और भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब होगी। तो चुनाव आयोग को अपनी सीधी रीड करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जिन शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो बहुत ही निम्न स्तर की भाषा है और बहुत ही मुद्दों से हटी हुई भाषा है। लगातार प्रधानमंत्री समाज को बांटने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सीधे सीधे व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी को ये जो है वो नोटिस जारी करना चाहिए। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल अमरिंदु जी, जब चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे से कह सकता है कि भवानी शब्द और हिंदू शब्द हटाओ, तो फिर वो नरेंद्र मोदी से भी कह सकता है कि आप इस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच संदेह पैदा करने की या खाई बढ़ाने की कोशिश ना करें, अपने भाषणों में थोड़ा संयम बरतें। ये चुनाव आयोग बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है, ये हम देख रहे हैं। और इधर मोदी क्या बोल रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं ये आप सबने सुना ही, चाहे उनका ठकाठक वाला बयान हो, चाहे ये बयान हो कि मोदी किस तरह से घबरा चुके हैं। ये सारे बयान अब बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अब बढ़त हासिल कर ली है। अब मोदी राहुल गांधी के दबाव में पूरी तरह से आ चुके हैं। तो क्या राहुल गांधी के दबाव में आकर मोदी और बीजेपी कल का दूसरे दौर का मतदान भी उसमें वैसा ही उसको नतीजे भुगतने पड़ेंगे जैसा शायद पहले दौर के मतदान के बाद बीजेपी की हालत हुई थी? तब थोड़ी थोड़ी जड़ें हिलनी शुरू हो गई थी और अब कल के बाद पता चलेगा कि इन जड़ों को और कितना ज्यादा उखाड़ चुकी है इंडिया, उखाड़ चुकी है कांग्रेस। तो अमरिंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना। आगे भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।